भारत में 3 बार सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज ठीक करने वाले गुरुकुल के अंदर हम पहुंचे हैं, जहां पर आज तक हजारों की संख्या में जो कैंसर के मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। जो लगातार देश में बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, वहां पर भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा था, कीमो वो लगवा रहे थे। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया। और आज राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार जो पेशेंट है वो ठीक होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और एक महिला मरीज है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या हुआ था आपको? मेरी लेंस में कैंसर हुआ था पहले। मैंने कीमो लगवा ली थी, उससे ठीक नहीं हुआ। यहाँ गुरुकुल में ही ठीक हुआ मेरा। तो कितना दिन आपका यहाँ पर इलाज चला और उसके बाद यहाँ तो मैंने 1.5 साल हो गया ये दवा लेते। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब ठीक हो? वजन भी कम हो, ज़्यादा चलना फिरना भी कम हो गया था, हाँ। परेशानी होती थी? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? हम नारनौल के पास। तो काफ़ी जगह चक्कर काटे आपने अस्पताल में? हाँ, मैंने जयपुर ये भगवान महावीर हॉस्पिटल से 1.5 साल इलाज चला मेरा। लेकिन वहाँ से कोई आराम नहीं मिला? नहीं मिला। और कितना खर्चा लग गया था उसमें बहन जी? 16-17 लाख रुपए लगे। लेकिन 16-17 लाख रुपए आपके लग गए थे। हाँ जी। और उसके बाद भी आराम नहीं मिला? 22 की मैं लग लिए थे। 22 की? और उस लास्ट कीमो जब लगी थी तो ये कुछ कर नहीं पाते, दूध भी नहीं निकाल। नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। आप सारे काम कर लेते हो घर के? हाँ, अब खुद ही आते हैं, पूरा घर यही संभालती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 22 कीमो यहाँ पर लग चुके थे, 17-18 लाख रुपए इन पर खर्च हुए थे। और उसके बाद भी ये जो है बिस्तर पर ही थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जब इन्होंने राजीव दीक्षित गुरुकुल में आए और आयुर्वेदिक तरीके से इन्होंने इलाज कराया, तो उसके बाद आप देखिए बिल्कुल ये ठीक है। और दवाई लेने के लिए और चेकअप कराने के लिए खुद जाते हैं। आचार्य जी से बात करेंगे। आचार्य जी, इन बहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शायद मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो हर रोज़ मैं उन सब रोगियों को याद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जिस समय मेरे ऊपर जीवन का सबसे बड़ा संकट आया था, उस समय कुछ रोगी थे, उनमें बहन जी भी थी और एक जींद के पास के थे दिलबाग जी, और एक भाई जी जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, क्या नाम था भाई, भूल गया मैं उनका, संजय। और एक जयपुर से। दरअसल मेरे ऊपर 3 धाराएं लगी थी। एक धारा लगी थी बलात्कार की, एक धारा लगाई थी कि आपके पास डिग्री नहीं है, फर्जी हैं आप? आप फर्जी हैं। तो उसमें हमने आर्गुमेंट में ये दिया था कि डिग्री है, हमारी एक पूरी पद्धति है जीवन चिकित्सा पद्धति, जो पद्धति अभी भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उस पद्धति ने सबसे ज़्यादा रोगी ठीक किए। तो उस समय सुबह सुबह जो है मेरे पास 3 बजे के आसपास मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि पहले दिन आर्गुमेंट हुआ कि आपको जो है सभी की रिपोर्ट पेश करनी है और साथ में रोगी सबूत दिखाने। तो रिपोर्ट्स तो मेरे पास थी, लेकिन सुबह सुबह इन बहन जी को मैंने फ़ोन किया और सब रोगियों को फ़ोन किया। एक रोगी तो जयपुर से आया, और ये लोग सुबह मेरे हिसाब से बहन जी आप 8-9 बजे पहुंच चुके थे ना? 8-9 बजे पहुंचे और फिर इनकी गवाही हुई, पूरा इनसे पूछा गया, इन्होंने बताया। और इस आधार पर कि हमने 500 रोगी ठीक किए हैं, उस समय 500 से ज़्यादा ठीक हो चुके थे, लेकिन 500 का आंकड़ा हमने वहाँ डिटेल सबमिट करी। इस आधार पर सरकार ने हमारी बात मानी, कानून ने हमारी बात मानी और उस धारा को समाप्त किया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि सेवा करना आपका अधिकार है और चिकित्सा एक सेवा है। कभी दुनिया में होम्योपैथी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, एलोपैथी भी बाद में रजिस्टर्ड हुई। तो जीवन चिकित्सा पद्धति के परिणामों के आधार पर वो धारा हटाई गई, क्योंकि इतने रोगी भारत के किसी भी हॉस्पिटल ने ठीक नहीं किए हैं। तो इस बहन का जीवन भर धन्यवाद रहेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी बहनों से एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, सभी माताओं और बहनों से, कि आज चंद लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में झूठे आरोप लगाते हैं, या फिर पूरी प्लानिंग करके वो लोग वहाँ पे जाते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति को अगर फंसाना होता है, उसको गिराना होता है, तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं। दूसरा, पैसे के लालच में आज जो यूथ है हमारा, आप सब अच्छे से जानते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, सहमति से संबंध हमारा यूथ लगभग इस समय पूरा भारत का बना रहा है। लेकिन जब किसी परिवार को पता चलता है, विशेष रूप से महिला के परिवार को, तो वो तुरंत एफआईआर कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है। पहले अगर ऐसा होता था तो लड़के को भी समझाया जाता था और लड़की को भी। आज भारत में देखोगे 2 लाख कैदी पड़े हैं जेलों में, जो इस धारा में निर्दोष हैं, लगभग निर्दोष हैं। एक्चुअल बलात्कार के केस तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। या तो किसी को फंसाना होता है, या जो सहमति से संबंध बनते हैं उन लोगों को, और बाद में पैसे का नेगोशिएशन होता है। और उसके कारण क्या होता है कि बयान बदल देती हैं महिलाएं। भाई, जो महिला पुलिस स्टेशन में जाके कह रही है कि मेरा बलात्कार हुआ, वही कोर्ट में जाके कह रही है जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी सहमति से हुआ। ये क्या हो रहा है इस देश में?
एक ऐसा खेल चल रहा है कि जिससे समाज में जो लेवल है, नैतिक स्तर है, वो गिर जाएगा। और अब इस धारा में विशेष रूप से बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। बहनों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद से कानून में सख्ताई हुई, लेकिन निर्भया का उद्देश्य क्या था? जो निर्भया थी वो हमारे लिए तो हमारी बहन के समान थी। वो बहन अपने दोस्त के साथ रात को घूम रही थी, अगर आप उस पूरे कांड को समझोगे तो, और उसके दोस्त ने उसके लिए फाइट भी किया। तो सजा किनको होनी चाहिए थी? जिन्होंने जबरन बलात्कार किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस धारा के दुरुपयोग के बाद जो आपस में सहमति से संबंध बना रहे हैं, तो एक समय तो वो दोस्त ही रहे हैं, उनके ऊपर केस डाले जा रहे हैं। माँ बाप जबरदस्ती केस डलवा रहा है, तो इसमें महिला ही प्रताड़ित हो रही है। क्यों हो रही है? कि जब किसी लड़की के ऊपर प्रेशर बना के जबरन धारा लगाई जाती है, उसके झूठे बयान दिलवाए जाते हैं, तो लड़की जिंदगी भर रोती है, क्योंकि उसकी आत्मा को तो पता है जब कोई पुरुष निर्दोष जेल में जाता है तो उसकी पत्नी भी तड़फती है, वो भी तो महिला ही है, उसकी माँ भी तड़फती है, उसकी बहन भी तड़पती है, उसकी चाची ताई बुआ वो भी तो तड़फती है। तो मैं समाज को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस धारा की वजह से अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किसी की हो रही है तो वो हमारी माताओं और बहनों की हो रही है। हरियाणा में कहावत है, एक भैंस 100 को 11 लगाए। तो माताएं बहनें आगे आएँ, और ये जो फर्जी केसेज हैं इनसे हम बच्चों को निकाल के लेना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था जो इस गुरुकुल की सफलता को रोकना था, मतलब मकसद बंद करना था इसे। बंद करना था मेडिकल माफियाओं को। नहीं तो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आरोप के आधार पर कभी कोई गुरुकुल बंद किया गया हो। मेरे जेल में जाते ही हमारे गुरुकुल का नंबर हैक किया गया और सद्दाम हुसैन के नाम वो नंबर अलॉट किया गया। आज तक वो सद्दाम हुसैन का नहीं पता चला वो कौन था। रोगियों से पैसे लूटे गए। तो पुनः बस मैं उन बहन और सभी रोगियों का, संजय भाई ने भी गवाही करी थी वहाँ पे, और सुरेंद्र जी जयपुर से थे, दिलबाग जी थे, और आपके एक सावड़ गांव से थे, नाम याद नहीं आ रहा, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरी ये जीत मेरे कैंसर के रोगियों को समर्पित है। उन्हीं की वजह से मैं जीता हूं, और उन्हीं की वजह से शायद जेल से बाहर आया हूं। तो जीवन समर्पित है कैंसर को। और जो प्रतियोगिता रोकना चाहते थे, क्योंकि जो कैंसर की प्रतियोगिता हमने शुरू करी उससे सबकी सच्चाई सामने आने लगी, क्योंकि किसी के पास 10 रोगी भी नहीं है और वो सालों से दवा दे रहे हैं। तो ये प्रतियोगिता जारी रहेंगी। बहुत जल्द हम आपको सूचित करेंगे अगली प्रतियोगिता के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में उसकी भी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। बाकी आप बहन का धन्यवाद है, इनको हमेशा जो है इनका आभार है। तो बिल्कुल जो है लगातार कैंसर के मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि आपको बता दें कि देश में तीसरी बार यानी कि 3 बार जो है सर्वाधिक कैंसर के मरीजों को ठीक करने का जो रिकॉर्ड है वो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम है। और चौथी बार भी बहुत जल्द प्रतियोगिता होगी। लेकिन अगर आप भी कैंसर से परेशान है या फिर अन्य किसी बीमारी से परेशान हो तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप आचार्य जी की टीम से बात कर सकते हैं और राजीव दीक्षित गुरुकुल में आकर आप संपर्क भी कर सकते हैं।